आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज, खबर वही जो हो सही। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज, आपके साथ मैं दिव्येश त्रिवेदी। यूसीएन न्यूज के माध्यम से हम लगातार राजनीतिक विषयों पर बातचीत करते आए हैं और आज जिस शख्सियत से हम बातचीत करने वाले हैं वो बेहद खास हैं और एक तरीके से मौजूदा समय में जो राज्य में एक तरीके से राजनीति चल रही है उसके एक तरीके से सबसे बड़े चर्चित चेहरे भी हैं। पार्टी की भूमिका से इतर एक इनकी अपनी खुद की एक व्यक्तिगत भूमिका है जो बड़ी महत्वपूर्ण है और राज्य की राजनीति में मराठी का मुद्दा जो है एक तरीके से फिर तेज हो गया है और इसके केंद्र में जो है वो मुंबई के ऑटो वाले हैं। और शिवसेना की जो भूमिका हमें दिखाई दे रही है उसमें ये भूमिका है कि मराठी सख्ती की जाए, मराठी की अनिवार्यता को किया जाए। लेकिन संजय निरुपम जो इसी पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नागपुर के लिए लोकसभा के प्रभारी के तौर पर मिली है और उस काम को कर रहे हैं, उनकी भूमिका इससे इतर है। तो इस मुद्दे पर और अन्य भी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप बम्बई से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, पार्टी के कार्यक्रम के लिए नागपुर पहुंचे और हमारी बात का मान रखते हुए बहुत ही अल्प समय में आपने समय निकाला और हमें आपने समय दिया और हमारे स्टूडियो में। क्यों मराठी सख्ती का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है, गर्मा गया, और क्या मौजूदा जो राजनीतिक स्थितियां और परिस्थितियां हैं, सरकार बहुत स्टेबल है, आपको लगता है कि ये जरूरी मुद्दा था और इसे सामने आना था? नहीं, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि जो हमारी पार्टी की जो भूमिका है मराठी भाषा को लेकर, उससे कोई मेरी अलग भूमिका नहीं है, कोई वो व्यक्तिगत भूमिका नहीं है जी। पार्टी की भूमिका है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की भूमिका है कि महाराष्ट्र में चूंकि मराठी भाषिकों का प्रदेश है ये, तो इसमें मराठी बोलने को प्राधान्य देना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए और महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा में संवाद करना चाहिए। सरकार का भी आग्रह है, महाराष्ट्र का भी आग्रह है, हमारी पार्टी का भी आग्रह है और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों का भी आग्रह होता है। इसी आग्रह को लेकर के हमारे परिवहन मंत्री जो 2019 का एक जीआर है ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों के बारे में, जो पूरे सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के लिए जी, कि उनको अपने पैसेंजर के साथ मराठी भाषा में संवाद करना चाहिए, उनको एटलीस्ट व्यवहारिक मराठी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बोलचाल समझना चाहिए। तो जब उन्होंने जीआर फिर से इशू किया और कहा कि अब मैं 1 मई से इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, तो संभवतः उस जीआर को अच्छे ढंग से देखा नहीं गया था, समझा नहीं गया था। उस जीआर का एक पक्ष तो बहुत ही उज्जवल है, सराहनीय है और समर्थनीय है कि महाराष्ट्र में सभी ऑटो चालक, टैक्सी चालकों को मराठी भाषा में बात करनी चाहिए, वो बिल्कुल सही है। आगे से आगे उसमें यह है कि 1 मई से हम वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं और सारे चालकों का टेस्ट लेने जा रहे हैं और उस टेस्ट में जो चालक फेल हो जाएंगे उनका परमिट रद्द कर दिया जाएगा, लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और उनका जो ड्राइविंग का जो बैच होता है ऑटो चालकों का, वो बैच हम ले लेंगे आपसे। ये थोड़ा सा अन्यायकारक था ये प्रावधान। तब मैंने इस विषय को उठाया, मैंने मंत्री महोदय से भी बात की और मैंने अपने नेता श्री एकनाथ शिंदे जी से भी बात की कि ये तो कुछ ज़्यादा है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं पुनर्विचार होना चाहिए। बोले बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और उसके बाद मैंने चिट्ठी लिखी और उसके बाद पूरा इशू निकल गया। इस इशू को जो मेरे ओपोनेंट्स हैं उन्होंने समझा ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। उनको ऐसा लगा कि मराठी भाषा का विरोध कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं मराठी भाषा का विरोध कर ही नहीं सकता है। महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र का काम करता हूँ, यहाँ की मूल भाषा है, यहाँ की राजकीय भाषा है, यहाँ की सांस्कृतिक भाषा है, यहाँ का संस्कार है मराठी भाषा, उसका विरोध कैसे कर सकते हैं हम? और क्यों कर सकते हैं? मैं स्वयं मराठी बोलता हूँ, स्वयं मराठी में लोगों से संवाद करता हूँ। तो मैंने कहा कि ये जो सख्ती है ना, ये गलत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लोगों से उसका रोजी रोटी छीन रहे हैं। सरकार का काम रोजी रोटी देना है, रोजी रोटी छीनना नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो शिंदे जी ने मेरे से पूछा क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा उनको कुछ वक्त देना चाहिए सीखने का और उसके बाद अगर नहीं सीखते हैं तो फिर से एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन कोई मराठी नहीं बोल पाता इसलिए उसकी रोजी रोटी छीन लेंगे, ये भूमिका सही नहीं होगी। हाँ, आग्रह रखना चाहिए कि सभी लोग मराठी बोलो, सभी को सीखने का इंतजाम भी करना चाहिए। तब एक विषय आया कि भाई कितने दिन लगना चाहिए, तो मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि देखिए, आमतौर पर यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति कोई दूसरी भाषा, अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा बहुत जल्दी सीख लेता है। जैसे हमारे देश के एक बहुत मशहूर नेता रही हैं सुषमा स्वराज जी, आपने उनको देखा होगा कि जो दिल्ली हरियाणा की थी, अचानक बेल्लारी से उनको उम्मीदवार बनाया जाता है लोकसभा में सोनिया गांधी के खिलाफ। उम्मीदवार बनाया जाता, 4 दिन के अंदर वो बेल्लारी पहुंचते और कन्नड़ भाषा में भाषण देती हैं। उनके अंदर वो अडेप्टेबिलिटी थी,
वो उस भाषा को सीख लेते हैं। बहुत लोग बहुत जल्दी भाषा सीख लेते हैं, बहुत लोगों को बहुत वक्त लगता है दूसरी भाषा सीखने में। तो इसलिए एक मोटा मोटी तौर पे 6 महीने तक का मोहलत दिया जाए ताकि ये सभी लोग सीख जाए। तो हमारे मंत्री महोदय ने कल मीटिंग बुलाई थी, हम सबको बुलाया, सारे ऑटो यूनियन वाले थे, टैक्सी यूनियन वाले थे, और वहां पर इस विषय को सबने एक साथ रखा कि कम से कम 6 महीना दीजिए ताकि इस दरमियान वो लोग सीख सके और उसके बाद आप अपना टेस्ट करिए, ड्राइव करिए। दूसरी बात, मराठी लिखने का टेस्ट नहीं होना चाहिए। जो मराठी भाषिक ऑटो चालक है ना, वो भी शुद्ध मराठी लिखेंगे इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, मराठी बोलने का एक आग्रह होना चाहिए, उसका टेस्ट ले लीजिए। तो 2 पन्ने का एक बुकलेट बनेगा और उससे सिखलाया जाएगा। कोई भी पैसेंजर आता है, कुठे जायचा, कुठे उतरायचा, कुठून आला तुम्ही, अगर उस सामने वाले ने मराठी में बोला कि मला बोरीवली जायचे, तो ये नहीं कि क्या हिंदी में बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोरीवली जायचे मतलब बोरीवली जाना, आई मैडम बैठिए, या मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, दूसरा। तो इस तरह से एक बोलचाल की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये हमारा आग्रह है और इस आग्रह की पूर्ति होगी। और सभी ऑटो वालों से भी मैंने बात की, अभी मैं 30 तारीख को फिर एक ऑटो वालों के साथ संवाद करने जा रहा हूं, उनसे पूछा मैंने कोई दिक्कत है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछेंगे कि आखिर क्यों नहीं सीखा लोगों ने? अच्छा, सब मराठी नहीं बोलते ऐसा नहीं है, बड़े पैमाने पर लोग मराठी भाषा समझते हैं, बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं बोल पाते, सीख नहीं पाए। उसका कारण यह है कि मुंबई में खासकर, ये महाराष्ट्र का विषय नहीं है, ये सिर्फ मुंबई का विषय है। बाकी महाराष्ट्र के बाकी अलग अलग शहरों में ये विषय ही नहीं है, क्योंकि वहां मराठी भाषा का एक आम प्रचलन है। मुंबई में मराठी भाषा के अलावा एक पर्याय है, बगैर मराठी बोले भी मुंबई में लोग जी सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां की एक मूल भाषा जो बोलचाल की भाषा है कि मुंबईया हिंदी है। तो मुंबईया हिंदी सब लोग बोलते हैं, चाहे मराठी भाषी को, गुजराती हो, हिंदी भाषी को। इसलिए चूंकि एक पर्याय है, इसलिए मराठी भाषा सीख नहीं पाए। वो जानबूझ के मराठी भाषा सीखने से मना कर रहा, ऐसा नहीं है। तो अब एक पर्याय होते हुए भी उनको अगर सरकार आग्रह करती है, सरकार खुद ट्रेनिंग का कैंप लगाती है, कार्यशालाएं लगाती है, तो उस कार्यशालाओं में लोग आएंगे। मैं खुद, हम लोग सब सामने से आकर के उनको एनरोल कराएंगे और आधे घंटे 2 घंटे के अंदर सिखला देंगे उनको। तो ये सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि वो जो ऑटो चालक हैं या टैक्सी चालक हैं उन्हें मराठी सिखाए और अपने तरीके से उसका क्लासेस जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं। सरकार ने क्या किया कि मराठी साहित्य संघ वाले लोग और कोकण साहित्य संघ वाले लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की और ऐसे सिर्फ मुंबई में लगभग 70 एक केंद्र खोलने जा रही है सरकार, परिवहन मंत्रालय की तरफ से। और उन केंद्रों में सारे ऑटो वाले लोग आएंगे जिनको नहीं आती है, और उनको कुछ नहीं, आधे घंटे के अंदर उनको सिखला के भेजा जा सकता है। पर एक चीज ये भी है कि समय समय पर मराठी भाषा का विवाद आ जाता है। आप पत्रकार हैं, आप और मुंबई में आप रहते हैं, तो ज्यादा इसको इलोबरेट करके आप बता सकते हैं कि क्यों समय समय पर यह विषय आ सकता है, और जबकि और जिस आक्रामकता के साथ में ये विषय आता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक संभ्रम की स्थिति पैदा करता है कि क्या भाषा के नाम पर राजनीति हो रही है। कि अगर ये प्रोसेस करना है कि आपको रिक्शा चालक जो हैं या अन्य लोग हैं जो बाहरी राज्यों के लोग हैं, उन्हें आपको मराठी भाषा सिखाना है, तो अलग प्रक्रियाओं से भी आप कर सकते हैं। इतना बड़ा मुद्दा बनाए जाने की क्या जरूरत है, या मुद्दा बन क्यों जाता है? सबसे पहली बात कि ऑटो चालक और टैक्सी चालक ही क्यों? महाराष्ट्र में काम करने वाले जिनका भी पब्लिक इंटरफेसिंग का जॉब है, जिनका भी आम जन से संवाद करने वाला एक जॉब है, उस नेचर की जॉब है, उन सबको मराठी भाषा सीखनी चाहिए। क्या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को नहीं सीखना चाहिए? बैंकों में जो काउंटर पे काम कर बैठ रहे हैं जो बैंक एम्प्लॉयज, क्या उनको मराठी नहीं सीखनी चाहिए? जो जोमेटो लेकर के, जोमेटो और स्विगी के जो पैकेट्स लेकर के घर घर में जा रहे हैं, क्या उनको नहीं सीखने चाहिए? उनको मराठी में संवाद नहीं करनी चाहिए क्या? फिर इसी तरह से जो ओला उबर वाले हैं, उनके ड्राइवरों को भी तो सीखना पड़ेगा। तो एक विस्तृत और व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक पॉलिसी बननी चाहिए, ये हमारा आग्रह है, और सरकार इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान दे रही है और शायद कर रही है। अब आपने जो विवाद की बात की थी कि भाषा एक संवाद का विषय है, भाषा विवाद का विषय हो ही नहीं सकता। और महाराष्ट्र में स्थिति अलग है। और भाषा प्रेम से सिखाई जाती है या सीखी जाती है, जबरदस्ती करके नहीं। अगर आपने भी बचपन में अंग्रेजी सीखी होगी तो कोई मार के नहीं सिखाया होगा। अंग्रेजी के राइम सिखलाते हैं, अंग्रेजी के गीत सिखलाते हैं, अंग्रेजी के जॉनी जॉनी यस पापा, ऐसे बच्चों को क्यों सुनाते हैं हम? ताकि उनके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो और वो अंग्रेजी सीखे। तो भाषा प्रेम से सीखा जाता है, भाषा की सख्ती, भाषा की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हमारे प्रदेश में हैं जिस भाषा के नाम पर राजनीति करते हैं। वो महाराष्ट्र माझा और मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र मेरा है, मराठी भाषा ये वो। मराठी भाषियों के लिए पिछले 20 वर्षों से ऐसे लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष नहीं, मारामारी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। किसी बैंक में जाते हैं, मैनेजर जो 3 महीना पहले दिल्ली से हरियाणा से ट्रांसफ़र होकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी करने आया है, कोई गुप्ता है, कोई मिश्रा है, कोई पांडे है, कोई अग्रवाल हो सकता है, और उसको जाते कि तू मराठी में बोल।
अब 3 महीने पहले आया, वो कहां से सीख लेगा भाई? और नहीं बोलते उसको मारते हैं। ये भाषा का आग्रह रखने वाले का ये चरित्र नहीं होना चाहिए। भाषा का आग्रह रखने वालों का चरित्र प्रेमल होना चाहिए, प्रेम पूर्वक उसको ऑफर करनी चाहिए। ऐसे रास्ते पे चलते ऑटो वालों को पकड़ लेंगे, मराठी बोल। अरे भाई, हो सकता है 100 में से एक आदमी जो नहीं बोल रहा है उसी को तुमने पकड़ लिया। 100 में से 50 लोग, 100 लोग, 50 लोग, 70 लोग, 80 लोग, 90 लोग मराठी बोलते हैं। अच्छा, अगर नहीं भी बोल रहे हैं उसको मार नहीं सकते, हिंसाचार नहीं कर सकते, आप उसको धमकी नहीं दे सकते, आप ये नहीं कह सकते कि तू छोड़ के चला जा। वो इस देश का नागरिक है और नागरिक होने के नाते उसको हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाके नौकरी करने का अधिकार है, रोटी कमाने का अधिकार है। हाँ, राज्य सरकार के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनली एक अधिकार है कि हर राज्य सरकार अपने राज्य में अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करे। ये संविधान में उसको एक विशेष प्रावधान के तहत अधिकार दिया गया और राज्य सरकारें करती है। कर्नाटक में कर्नाटक की सरकार कर रही है कन्नड़ भाषा के लिए, बंगाल में बंगाल की सरकार करती है, तमिलनाडु में तमिलनाडु की सरकार करती है, हम लोग महाराष्ट्र में मराठी भाषा के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस अभियान के बावजूद, इस संवैधानिक अधिकार के बावजूद किसी का जॉब छीनने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम उससे आग्रह कर सकते हैं। तो भाषा के नाम पे विवाद खड़ा करना, विवाद खड़ा करके अपने आप को भाषा का चैंपियन बनाना और चैंपियन बनने के बाद एक वोटों का आग्रह करना, यहीं से राजनीति शुरू होती है। जो लोग पिछले 15-20 साल से कर रहे हैं उनकी पार्टी धीरे धीरे सिमटते सिमटते एकदम शून्य पर आ गई। एमएलए के इलेक्शन 0, एमपी का इलेक्शन 0, जिला परिषद के चुनाव में 0, महानगर पालिका चुनाव में 0। मुंबई में किसी भी तरह खींच खांच के 4-5 नगर सेवक आए। जो इस पार्टी के नेता हैं, प्रमुख हैं, वो दादर में रहते हैं। दादर मराठी भाषियों का हब है। वहां से वो अपना उनका बेटा खड़ा हुआ 3रे नंबर पे गया। मतलब मराठी भाषिकों ने भी भाषा के प्रति आपका आग्रह तो स्वीकार किया है, लेकिन भाषा के प्रति आग्रह को लेकर जो आप हिंसा भड़काते हैं, लोगों को सताते हैं, गरीबों को डराते हैं, धमकाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारामारी करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, उसको मराठी भाषिक समाज भी स्वीकार नहीं कर रहा है। ये महत्वपूर्ण जी। आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपसे ये समझना चाहता हूं कि मनसे से, सीधा सवाल है मेरा, कि मनसे से आपके मतभेद इतने इन दिनों जो खुलकर सामने आ रहे हैं, उसकी वजह प्रमुखतः आपको क्या लगता है कि आप मैं प्रारंभ से, जब से इस पार्टी ने शुरू किया, और देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे मैं आदर करता हूं। हम सब एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं और एक वर्कर के तौर पे एक पॉलिटिकली मैच्योर तरीके से काम करनी चाहिए, सभ्यता के दायरे में रह के, लोकतंत्र के चौखट में रह करके, संविधान के जो बताए हुए दिए हुए सारे प्रावधान, उन प्रावधानों का ख्याल रखते हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस पार्टी ने जो शुरुआत की, वो किसी लोकल ट्रेन में घुस जाते थे ऐसे मुंह पे पट्टी बांधकर, और किसी एक उत्तर भारतीय को, किसी गरीब को पकड़ते रहे, बोलते जय महाराष्ट्र बोल। अब वो बेचारा डर के मारे जय महाराज बोला, नहीं बोला, या कोई बदमाश होता बोला नहीं बोलूंगा, मारते हैं उसको। कोई ऑटो वाला, टैक्सी वाला अपने सवारी का इंतजार में खड़ा हुआ है, अचानक घुसते, ये तू जय महाराज बोल। नहीं, ये तरीका नहीं है। और इस ऐसे तरीकों का मैं विरोध करता रहा प्रारंभ से, आज भी विरोध करूं, आगे भी करूंगा विरोध में। मैं भाषा का आग्रह रखता हूं, लेकिन भाषा के नाम पे ये मारा मारी, तोड़फोड़ मुझे पसंद नहीं है। आखिरकार इस देश में एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक कानून है, एक संविधान है, एक लोकतांत्रिक एक पद्धति है। उस पद्धति में रह करके आपको जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उस चक्कर में उनकी ये हरकतें, मेरा विरोध, और उसका नतीजा ये है कि धीरे धीरे वो पार्टी खत्म होती चली जा रही है। मैंने कई बार बोला कि पुनर्विचार करो अपने काम करने के तरीके पे। ये जो तुम्हारा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, इट इज बीइंग रिजेक्टेड बाय द पीपल, मराठी पीपल, मराठी स्पीकिंग पीपल। तो जब वही तुम्हारी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हो? क्योंकि उनकी पार्टी में ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। वो बहुत पॉलिटिकली मैच्योर, ट्रेंड किस्म के वर्कर नहीं है। ऐसे लोगों को भर करके वो अपनी किसी तरह से पार्टी चला रहे हैं। तो ऐसी पार्टियों का कोई भविष्य नहीं हो सकता, और ये मैं नहीं तय करूंगा, वहाँ मुंबई और महाराष्ट्र के मराठी भाषिक तय करेंगे। और जब तक इसी तरीके का पॉलिटिकल एजेंडा रहेगा, तो आपको लगता है कि उनके लिए बहुत सफलता भी देख लीजिए, पिछले 20 साल में तो उनका जनाधार सिकुड़ता चला जा रहा है। कभी 12-13 एमएलए थे, घट के 1 हो गए, इस बार 1 भी नहीं रहा। आगे भी कुछ होगा इसकी गारंटी नहीं है। इस बार भी मुंबई में जो 2-4 कॉर्पोरेटर आए, वो जाकर के अपने सबसे धुर विरोधी उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते, तब 2 वोट मिलते हैं, इसलिए बच गए। दोनों भाई मिलकर के भी कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं करे, बड़ी मुश्किल से कुछ सीटें हासिल की हैं उन्होंने। अब आपसे एक सवाल ऐसा भी है कि एकनाथ शिंदे जो हैं हमारे उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं,
उनका पॉलिटिकल करियर आप किस तरीके से देखते हैं? उसके दो तरह के पक्ष हैं। एक सफलता तो उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड है उसकी तो दिखाई देती है, लेकिन कई लोग जो पिछली पार्टी के लोग हैं खास तौर से, वो बड़ा विरोध करते हैं या उनकी भूमिका को जो है एक तरीके से निगलेक्ट करते हैं। तो एक ना, बतौर पत्रकार, मैं नेता के तौर पर तो आपसे जानना चाहता हूँ, पार्टी के वर्कर के तौर पर तो आप बताएं, लेकिन आप पत्रकार के तौर पर अगर उसको रेखांकित कर पाएं या बता पाएं तो देखिए, क्या? इस समय जो हमारी पार्टी है शिवसेना, वो इस समय पूरे महाराष्ट्र की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत है, मैं बोले आ रहा था मैं उस पर। भारतीय जनता पार्टी तो ओवर ग्रोन होके जाके यहाँ खड़ी है, हम उससे बहुत नीचे हैं, लेकिन तेजी से बहुत बढ़ रहा है। उसके बाद जो पार्टियां हैं, शरद पवार जी की पार्टी 10 MLA पे जाके आउट हो चुकी है, कांग्रेस 16 MLA पे चली गई है, और कांग्रेस में रिवाइवल का कोई प्लान ही नहीं है, कहीं दूर दूर से नहीं दिखता। इलेक्शन दर इलेक्शन वो हारे जा रहे हैं। 100 इलेक्शन में से 100 जगह चुनाव हो रहा, कहीं एक जगह जीत जाते उसी में खुश रहते हो। उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार डिक्लाइन पे है, सिर्फ 20 MLA आए हैं। 20 MLA आने के बाद भी बीजेपी के पास भी कभी सिर्फ 2 MP थे, उसके बाद सीधे वो 100 MP पे चले जाते हैं। तो बीजेपी ने काम किया था, बीजेपी ने एक अपना जनाधार बढ़ाने के लिए एक सीरियस कैंपेन अभियान शुरू किया था। इनकी तरफ से कोई अभियान नहीं। अभी खुद इन्होंने, उद्धव ठाकरे जी ने अपने MPs की मीटिंग बुलाई, उनको पता चला कि इनके MPs नाराज हैं। उन्होंने शिकायत क्या की कि साहब आपकी तबीयत खराब है, आप पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर नहीं जाते, कोई बात नहीं, कम से कम आपके बेटे को तो बोलिए जो पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर निकले, वो भी नहीं जाता। बोला साहब सब ठीक है, कम से कम फोन तो लो। तो वर्कर के साथ संवाद नहीं है, लीडर्स को एक्सेसिबिलिटी नहीं दे रहे, खुद आप लोगों के बीच जा नहीं रहे। तो आज के जमाने में जब पॉलिटिक्स इतना कॉम्पिटिटिव दौर से गुजर रहा है, तब आप घर में बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी हमारे लिए चुनौतियां हैं, वो सब चुनौतियां शेष होती चली जा रही। और ऐसे में हमारी पार्टी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी, और उसके नेता इस समय एकनाथ शिंदे जी ने जो बतौर चीफ मिनिस्टर काम किया, उसका जबरदस्त इम्प्रिंट है लोगों के माइंड पर। खासकर लाडली बहन योजना के जरिए जो उन्होंने माताओं बहनों को जो मदद की, उसका एक सीधा कनेक्ट है। इस समय चुनाव कोई नहीं है, पिछले 3 साल से आगे 3 साल में कोई चुनाव नहीं है। हर हफ्ते शिंदे जी 3-4 राउंड वो महाराष्ट्र के दौरे पे होते हैं, पब्लिक मीटिंग ले रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। आज हमने नागपुर में BLA की मीटिंग ली थी, जो बूथ लेवल एजेंट्स की। उस मीटिंग को डायरेक्ट मुंबई से चूंकि आ नहीं पाए, तो वहां से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डायरेक्ट एड्रेस किया, और उन्होंने कहा कि देखो नेक्स्ट 3 साल जो है ना, वो चुनाव का सीजन नहीं है, ये संगठन बढ़ाने का सीजन है, और हम लोग बहुत तेजी से, बहुत गंभीरता से संगठन को बढ़ाने फैलाने पे काम कर रहे हैं। तो एक तरफ एक बहुत ही लोकप्रिय नेता, दूसरी तरफ इस पार्टी को लेकर के लोगों में जबरदस्त आकर्षण है। सबको दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना का एक भविष्य है। तो कोई अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल होने नहीं जाता, कोई शरद पवार जी की पार्टी में शामिल होने जाता है। कांग्रेस में तो कोई जाए ना, कांग्रेस से तो आउटगोइंग चल रही है, इनकमिंग कुछ है ही नहीं वहां पे। जबकि हमारे यहां हफ्ते में 3 या 4 दिन जाहिर प्रवेश ही हो रहा है, और पूरे महाराष्ट्र के लोग अलग अलग जिलों से लाइन में लगे हुए हैं सब। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अभी 135 के आसपास प्रपोजल्स पड़े हुए हैं पेंडिंग। अच्छा, कि ये अकोला वाले हैं, तो बुल्ढाना वाले हैं, तो ये कोल्हापुर के हैं, तो ये कोंकण के हैं, तो ये गढ़ हिंगल्स के हैं, तो इनको शामिल होना है। ये विदर्भ के हैं, तो इधर के शामिल होना है। कौन से, ये उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के हैं, तो ये शरद पवार जी के पार्टी के हैं। सब लोगों को एकनाथ शिंदे को लेकर के जबरदस्त आकर्षण है, और उनके अंडर काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्त कनेक्ट करते हैं, और कार्यकर्ताओं के लिए अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, और दिन रात काम करने वाला आदमी है। आज आम आदमी क्या देखता है कि भाई काम कौन कर रहा है, हमारे लिए उपलब्ध कौन है, हम अगर किसी मिलना चाहें, अपनी बात कहना चाहें, तो कौन सुन सकता है, और सुनने के बाद कौन उसको मेरी समस्याओं को एड्रेस कर सकता है। तो उस मायने में इस समय एकनाथ शिंदे जी बहुत अच्छी पोजीशनिंग पे हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा भविष्य दिख रहा है उनका, उनकी पार्टी का। हम सबको बहुत आगे जाने का बढ़िया मौका है, और उस दिशा में हम गंभीरतापूर्वक काम भी कर रहे हैं। और मुंबई और राज्य, हमारे जो एक तरीके से शहर के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में क्या कुछ आकलन है और क्या कुछ मुंबई का नजरिया है? देवेंद्र फडणवीस तो इस समय सुपरस्टार है।
महाराष्ट्र के सुपरस्टार है, महाराष्ट्र के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं, इस बात से इनकार ही नहीं किया जा सकता। बहुत सक्षम मुख्यमंत्री हैं, अभ्यासु मुख्यमंत्री हैं, विषयों को बहुत अच्छा समझते हैं और उनकी प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट हैं कि विकास के ऊपर ध्यान दो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दो, जन कल्याण पर ध्यान दो। तो जिस तरीके से, और खुद एक होशियार, मैक्सिमम टाइम लोगों को, संगठन को, सरकार को देने वाला एक व्यक्ति, तो फडणवीस जी में कोई दिक्कत नहीं है। फडणवीस जी बहुत अच्छे ढंग से, योग्यतापूर्वक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जो बाकी पार्टियां हैं, जो इन महायुति से बाहर की पार्टियां, वो एकदम से हतप्रभ हैं कि किया क्या जाए। मुझे मिलते हैं ना, कभी शरद पवार जी की पार्टी के लोग मिलते हैं, कभी उद्धव ठाकरे के लोगों की पार्टी मिलते हैं, कांग्रेस वाले मिलते हैं, पर हमको तो समझ में नहीं किया कैसे जाए, इन रोड कैसे बनाया जाए। बहुत शानदार स्थिति है इस समय। एक सरकार इतने दिनों से सत्ता में होने के बावजूद जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, एकदम जीरो एंटी इनकम्बेंसी है। एक तीनों नेताओं के बीच एक ठीक ठाक वो है, अंडरस्टैंडिंग है। बाहर अखबारों में जो छपता रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। फडणवीस जी हों, शिंदे जी हों, अब तो सुमित्रा पवार आगे, पहले अजीत दादा थे, ये तीनों के बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। पर एक चीज़ सवाल आपसे ऐसा था, थोड़ा सा अलग नज़रिए से ये सवाल था कि एक तो होता है कि जनाधार के तौर पर आपके पास में शक्ति आ जाए और शक्ति, आप सर्वोच्च नेता हैं राज्य के, तो आप मुख्यमंत्री बन जाए, और दूसरी एक बात होती है एक्सेप्टेंस की। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एक्सेप्टेंस जो है वो एक तरीके से दिखाई पड़ती है? लोग उन्हें बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करते हैं, जन मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करते हैं क्या? क्योंकि जिस समय शपथ ग्रहण हो रहा था उस समय हमारी टीम भी मुंबई में थी और कवर कर रही थी, और खासतौर से जो मुंबई के लोग थे वो एक न एक तरीके से हताश थे थोड़े से कि शिंदे अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो हम सारे जो शिवसेना के जो देखो, हर पार्टी का वर्कर चाहता है कि उसका नेता सर्वोच्च पद पर रहे। बहुत हद तक जो मुंबई कर भी थे वो भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, शिवसेना के नेताओं ने शिंदे जी के नेतृत्व में लगातार 2.5 वर्षों तक जबरदस्त काम किया था, और उनके नेतृत्व का ही नतीजा था कि लोकसभा में बुरी तरह से हारने के बाद भी विधानसभा में हमने आशातीत सफलता प्राप्त की, और वो उनके नेतृत्व का कमाल था। तो सबकी इच्छा थी कि शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री बने। लेकिन लोकतंत्र में आंकड़ा का बहुत महत्व होता है। संख्या बल जो है ना, नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर के आगे सब निढाल हैं। अब बीजेपी 132 के आसपास सीट लेके खड़ी है, हम लोग 57 और 60 के आसपास सीट लेके खड़े। ये कैसे पॉसिबल है कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बीजेपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? पॉसिबल नहीं था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। इसलिए शिंदे जी ने शुरू के 2-3 दिनों तक चलता रहा, कार्यकर्ताओं का दबाव था। शिंदे जी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी से कहा कि आपका फैसला एकदम शिरोधार्य है, कोई दिक्कत नहीं है और किसी बात पर कोई विवाद नहीं होगा। विदर्भ में किस तरीके से विकास को देखते हैं? और एक सवाल तो इस समय बड़ा चर्चा में है कि बच्चू कडू वाकई में शिवसेना में शामिल होंगे। आपके पास में क्या इनपुट है, अगर आप हमारे दर्शकों मुझे नहीं मालूम, मैंने भी अखबारों में देखा है और सुना है, और शिंदे साहब से इस बारे में मैंने कुछ पूछा भी नहीं, और अधिकृत तौर पर पार्टी की तरफ से या शिंदे साहब की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है। जब एमएलसी वगैरह के जब चुनाव आते हैं तो तरह तरह के लोग अपनी तरफ से एक इंटरेस्ट दिखाते हैं, और लेकिन एमएलसी हो या राज्यसभा की सीटें हों या यहाँ तक कि एमएलए की सीटें भी हैं, वो उसके बारे में अंतिम फैसला शिंदे जी को करना है। मैं शिंदे जी पार्टी के प्रमुख हैं और हम सबका उनके प्रति एक ज़बरदस्त विश्वास है। तो अब शिंदे जी के मन में क्या है एमएलसी के लिए मुझे नहीं मालूम है, तो जो ही फैसला है उन्हीं को करना है। और अगर इस तरह के व्यक्ति आते हैं और अगर शिंदे जी की शर्तों पे आते हैं तो मुझे नहीं लगता, और शिंदे जी को लगता है कि इनके आने से पार्टी को उस जोन में जो पश्चिम विदर्भ में हमको फ़ायदा हो सकता है, तो शिंदे जी फैसला ले सकते हैं। लेकिन इस बारे में अधिकृत तौर पर मेरे पास कोई जानकारी नहीं। नागपुर में आपके पास में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या कुछ रणनीति रहेगी और खासतौर से विदर्भ में पार्टी के विकास को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नागपुर हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। नागपुर में एक समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी घर घर में स्थापित पार्टी है। एक नगर सेवक है आपका, उसके बारे में भी कहते हैं नागपुर महानगर पालिका में कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो घर घर में स्थापित एक पार्टी है और यहीं आरएसएस का मुख्यालय है। और जब यहाँ का संपर्क प्रमुख था तो नागपुर शहर में तो हमको कामयाबी नहीं मिली थी ज़्यादा,
फिर भी काफ़ी नगर सेवक चुन के ले आया था मैं, लेकिन नागपुर ग्रामीण में हमको अच्छी खासी कामयाबी मिल गई थी, जिसमें हमारे एमपी आ गए, हमारे एमएलए आ गए, और कई सीटों पे बहुत थोड़े से मार्जिन से हम हार गए थे, चाहे कलमेश्वर हो या काटोल होटल भी बहुत अच्छा था हमारा, उमरेड भी अच्छा था। तो नागपुर ग्रामीण तो धीरे धीरे शिवसेना के लिए एक अच्छी उर्वर भूमि बन गई है, और वहाँ पर पेड़ पौधे खिल भी रहे हैं। कुछ पेड़ पौधे बीच में ही मुरझा गए, लेकिन कुछ धीरे धीरे एक वट वृक्ष का रूप भी धारण कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक विकास है। नागपुर शहर एक चैलेंज है, और यही वजह से शायद शिंदे साहब ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी से लड़के झगड़ के हमको अपना संगठन नहीं बढ़ाना है। जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो बाकी जो वैक्यूम है, जो स्पेस है, उस स्पेस में किसी और पार्टी के घुसने के बजाय, किसी और पार्टी को रहने देने के बजाय हम उस स्पेस में घुसे और अपना स्थान बताएं, ताकि बीजेपी और शिवसेना दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। तो इस नाते नागपुर में बढ़ाएंगे, संगठन तो बढ़ाना ही है, और जितना हमारा संगठन बढ़ेगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। अगर आपका सहयोगी दल कमजोर होगा तो उससे आपको फायदा नहीं होता, अगर आपका सहयोगी दल मजबूत होगा तो आपकी ताकत है वो। तो हम अपने आप को मजबूत करेंगे जमीनी स्तर पर, और उसके लिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर एक नागपुर में आपको शिवसेना की अच्छी उपस्थिति दिखेगी। संजय गायकवाड़ से बातचीत होती है, उनको आप समझाते हैं कि क्यों इस तरीके से बयान देते हैं? मेरा बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं, बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं, पर पार्टी में जो इस तरीके से बयान आते हैं, मेरे ख्याल से शिंदे साहब ने स्वयं अपने स्तर पर उनसे बात की है, और कहीं उनने सब कुछ समझाया है। लेकिन निश्चित तौर पर हम सभी लोगों को, पार्टी से जुड़े लोगों को, कभी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी की भावना आहत हो जाए। कभी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए या करनी चाहिए जो भारत के कानून की व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए दिखे। निश्चित तौर पर हम सबको एक, हम चाहे कितने भी बड़े हों, एमपी हों, एमएलए हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, चाहे कुछ भी हों, हमसे ऊपर कानून है, हम कानून से ऊपर नहीं हैं। और कानून और कायदा और सिस्टम और व्यवस्था जो होती है, उस व्यवस्था के दायरे में रह के जिया जाए और अपनी बातें रखी जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, कोई तकलीफ भी नहीं होती। तो कई बार मुझे लगता है कि लोग उस व्यवस्था को भूल जाते हैं, नहीं भूलना चाहिए। आने वाले समय में आपको लगता है कि विदर्भ से जो पुराने शिवसेना के कार्यकर्ता रहे हैं वो वापस आपकी पार्टी में आएंगे? मान लीजिए कि अब हम आज चर्चा कर रहे हैं, बच्चू कडू बाद में अपनी भूमिका जो है उस पर स्पष्ट करने वाले हैं, वो अगर आ जाते हैं शिवसेना में, तो क्या इसे शिंदे द्वारा अपनी पार्टी की भूमिका को या अपनी पार्टी को मजबूत किए जाने के दृष्टिकोण से इसे हम देख सकते हैं क्या? और क्या फिर अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि मौजूदा समय में शिंदे जो हैं या जो मौजूदा नेता हैं, जो मौजूदा नेतृत्व है, वो अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए असक्षम थोड़ा सा दिखाई देता है कि बाकियों का सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तब तक जिंदा रहती है जब तक वो गंगा नदी की तरफ बहती रहती है। अगर एक तालाब का पानी स्थिर हो जाए तो उस पानी में सड़ांध आ जाती है। तो पानी को बहते रहना चाहिए, यानी संगठन को फैलते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, और उसमें जब संगठन फैलता है तो नए लोगों को लेते रहना चाहिए। कई बार चलती ट्रेन से कई लोग, पुराने लोग उतर जाने दीजिए, लेकिन नए लोगों को आते हैं। अगर एक ढर्रे में बंद करके आप रहेंगे तो आपके ग्रोथ की एक लिमिट हो जाएगी। तो उस ग्रोथ की लिमिट को अगर तोड़ना है तो नियमित तौर पर नए नए लोगों को पार्टी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए, उनके आइडियाज़ लेने चाहिए, उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि संगठन में एक वाइब्रेंसी रहती है। तो संगठन को वाइब्रेंट रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हर तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी करती है, आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के पास के कार्यकर्ताओं की कमी है, लेकिन उनको इस बात की समझ है कि कहीं आम आदमी पार्टी से कोई आ रहा है, उसको वो क्या आइडिया लेके आता है, कहीं दूसरी पार्टी, कोई शिवसेना से आ रहा है तो कोई कांग्रेस से आ रहा है। कितने बड़े पैमाने पर कांग्रेस के लोगों को लिया। बीजेपी से बड़ा आइडियोलॉग पार्टी तो कोई नहीं है। विचारधारा को लेकर 100% कमिटेड पार्टी तो बीजेपी से ज़्यादा कोई नहीं है। लेकिन बावजूद इसके, इस समय अगर उनके एमपीज़ को देखेंगे तो उससे आधे एमपी कांग्रेस के बैकग्राउंड के। तो क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था? क्या उनके जो बाकी जो लीडरशिप, क्या वो नकारा था? जी नहीं, बाकी लीडरशिप के साथ चलते चलते दूसरे लीडरशिप को साथ में लेते रहना चाहिए, ताकि संगठन का विस्तार हो, संगठन में वाइब्रेंसी आए। तो इसीलिए हमारे यहाँ भी अलग अलग तरह से लोग जो आते हैं उनको लिया जा रहा है। शिवसेना के जो पुराने लोग हैं जो अभी घर बैठ गए हैं या फिर किसी और पक्ष में हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आइए, शिंदे जी के नेतृत्व में हमारे साथ मिलकर काम करिए। और उबाठा का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से कुंद हो चुका है। उनके नेतृत्व में अब आपका कोई ग्रोथ नहीं है, कोई विकास नहीं है।
तो बेहतर होगा शिंदे जी के नेतृत्व के अंदर आइए और अपना भी विकास करिए और पार्टी का भी विकास करिए। एक आखिरी सवाल, बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत सारे आपके जो आइडियाज़ हैं अलग अलग विषयों पर वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं। एक, आप मुंबई में आप रहते हैं, नागपुर में आपने लंबा काम किया है, इन दोनों शहरों के बारे में अगर आपको तुलना करनी हो या विशेषताएं बतानी हो, दोनों अलग अलग शहर है। हाँ, तो किस तरीके से आप रेखांकित करेंगे? मुंबई एक अलग शहर है, नागपुर भी बहुत खूबसूरत शहर है। तुम्हारे शहर का मौसम मुझे बड़ा सुहाना लगे, अभी तो एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, ये हाल है मुंबई का, अरे नागपुर का। तो नागपुर मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है शहर। और गर्मी से इन दिनों लोग परेशान हैं। ठीक है ना, क्या दिक्कत है, ठंडी भी पड़ती है। तो पूरा इस समय जो नॉर्थ इंडिया है और जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ तो लू चल रही है, वो भी जरूरी है ना। लू चलती है तो जो अवांछित कीड़े मकोड़े तो वो भी तो मरते हैं, नहीं तो वो अगर ना चले तो फिर वो आपको बारिश में और ठंडी में बहुत परेशान करेंगे। तो ठीक है, लोगों को आदत हो गई है, तो हमारे देश का ये इस तरह का क्लाइमेट ही है, कहीं पर जोरदार बारिश हो रही है, कहीं पे जोरदार ठंडी पड़ रही है, कहीं पे जोरदार गर्मी हो रही है, कहीं सूखा पड़ा हुआ, कहीं पे बाढ़ आई हुई है। ये तो बेहतर शहर कौन सा है, मुंबई की नागपुर? निश्चित तौर पर मुंबई हमारा शहर है भाई। आई लव मुंबई, मतलब मेरे को बहुत पसंद है, और मुंबई का जनजीवन और लाइफस्टाइल। जैसे मुंबई भागने वाला शहर है, थोड़ा सा हमारा मुंबई नागपुर जो है वो थोड़ा सा स्थिर वाला शहर। हाँ, ये दोनों शहर का चरित्र अलग है, दोनों शहर का चरित्र अलग है, दोनों शहर का संस्कार अलग है, दोनों शहरों का बैकग्राउंड अलग है। लेकिन निश्चित तौर पर मुंबई तो पूरी हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में फास्टेस्ट सिटी मानी जाती है, और वहाँ पर हमको जीते जीते बहुत तेज चलने की आदत है। तो यहाँ पर आते हैं तो थोड़ी सी जो हमारी गति है थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन नागपुर का एक अलग वो है, नागपुर की एक अलग पृष्ठभूमि है, और नागपुर में जो लोग भी बड़े अच्छे होते हैं, और मुझे नागपुर के लोगों के साथ काम करके बड़ा आनंद आता है। लेकिन मेरा शहर है। चलिए सर, आप हमारे साथ आए, हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत बातचीत की हमारे साथ, और ख़ास तौर से हम आपकी जो पार्टी का एक तरीके से विज़न है, या जो इस मुद्दे को डील करने का जो एक तरीके से सोच है, उसको हम समझना चाहते थे, जो मराठी भाषा को लेकर है इन दिनों। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बात आपने कही कि भाषा समय समय पर अलग अलग तरीके की सीखनी चाहिए, और भाषा जो है वो सीखना एक तरीके से आपके व्यक्तित्व को बहुत हद तक निखारता ही है, लेकिन वो भाषा संवाद का जरिया और वो प्रेम से ही सीखी जाए। तो आपकी इस बात को सुनकर मुझे याद आया कि शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं UCN न्यूज़, खबर वही जो हो सही।